इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक रूल होता है, इस रूल को लिख लीजिएगा 1:1:2 हो गया। इसके बाद लिखेंगे 2:2 2p6, 3:2 3p6 3d/10, 4:2 4p/6 4d/10, 4f/14, 5:2 5p6 5d/10 5f/14। तो ये दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर, और ये है क्लास 10 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। और ये है पार्ट 5, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में वर्गों की विशेषता। शांत हो जाइए। आवर्त सारणी में वर्गों की विशेषता। तो सबसे पहले हम लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होना जरूरी है, और इससे पहले जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वीडियो पॉज करो। वर्ग की विशेषता को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले कि जो आवर्त सारणी जो बना है, वो आवर्त सारणी बनने में कितनी सारी प्रक्रियाएं की गई थी। तो आप आवर्त सारणी बनने से पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोब्रेनर। डोब्रेनर ने अपना त्रियक नियम दिया था, ठीक है। डोब्रेनर ने अपना त्रियक नियम दिया था। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था, क्लियर है। और उसके बाद जो आए थे वो आए थे मेंडलीव आए थे, और मेंडलीव ने अपना जो आवर्त सारणी दिया, ठीक है, मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया, ये बहुत दिनों तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद जो है तब आया मोसले के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी, जिसका नाम हम लोग यह भी जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम जानते हैं, जिसको किसने बनाया? मोसले ने बनाया। क्या हुआ? बात करते हैं कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था, इसने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था, और मोसले ने उसी में करेक्शन करके क्या कर दिया था? परमाणु संख्या के ऊपर अपने पीरियोडिक टेबल को सजाया। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मोसले ने, ठीक है। तो मोसले के द्वारा जो बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें कुछ टर्म्स हम लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। उसमें टर्म ये याद करना है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या टोटल होती है 18, क्लियर है बात? वर्गों की संख्या कुल कितनी होती है? 18। हम इन्हीं 18 वर्गों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। और वर्ग होते हैं 18 और आवर्त होते हैं 7, क्लियर है। और बात करते हैं ब्लॉक कितने होते हैं, तो ब्लॉक होते हैं 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, क्लियर है बात? आप इसे समराइज करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबरिया सवाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में आपको 40 से 50 नंबर 1 नंबरिया आने वाला है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या कितनी है? 7, और ब्लॉक की संख्या कितनी है? 4, SPDF, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को। अगर हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर देखते हैं, ठीक है, एक आवर्त सारणी का हम फॉर्मेट बनाकर देखते हैं इस तरीके से।
ठीक है, आप इसे देखे जाइएगा। ठीक है, ठीक है, टोटल कितना है, ये है आवर्त संख्या 1 2। अच्छा एक और बात है, वर्ग जो है हम लोग वर्ग किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान से कि जो आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर जो होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, अप से डाउन या डाउन से अप। ठीक है, पिलर जिसको बोलते हैं ना, स्तंभ बोलते हैं ना, स्तंभ। तो ये सारणी में जो ऊर्ध्वाधर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज इस तरह से या फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल, और इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का नाम से जानते हैं, ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधरता। और ये तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछता भी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, सवाल में पूछता है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग बाएं से दाएं को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज, और इसको क्या हम लोग कहते हैं, आवर्त। किसे कहेंगे, बाएं और से दाएं को क्या कहेंगे हम लोग, आवर्त के नाम से देंगे। और बात करेंगे ऊपर से नीचे का नाम आ जाएगा तो उसका क्या हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वर्ग का नाम देंगे उसको। क्लियर है बात, अगर ऊपर से नीचे आ जाएगा तो वर्ग, और बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आएगा तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग आवर्त कहेंगे। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो जो 1 और 2 है उसी तरीके से इसके बाद से यहाँ से कुछ तत्व आते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, 13 से शुरू होता है, 14 15 16 17। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम इसको बता रहे हैं तो आपको ब्लॉक बताएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 जो होते हैं इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, एस ब्लॉक। क्लियर है, 13 से लेकर जो 18 तक होते हैं हम इस ब्लॉक को नाम देते हैं कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। और जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक होते हैं 3 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जो ये 12 तक होते हैं इनको हम लोग कौन सा ब्लॉक नाम देते हैं, डी ब्लॉक। और बात करते हैं यहाँ पर 2 ब्लॉक और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा ब्लॉक, इन दोनों को हम लोग कौन सा ब्लॉक कहेंगे, एफ ब्लॉक। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये होते हैं 1 और 2 इन्हें हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, और बीच वाले को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये 18 नंबर को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके, और एक इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ में करके। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, रफली फिगर बता देते हैं। ठीक है, रफली फिगर बताते हैं। अब आवर्तों की संख्या हम लोग यहाँ से काउंट कर लेते हैं, तो आवर्त कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, और 7वां नंबर होता है नीचे। ठीक है, ये जो 6ठवें नंबर, सॉरी, ये जो 6ठा नंबर होता है और ये जो 7वां नंबर होता है, इन दोनों को जो हमें ब्लॉक होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लेंथेसाइट और एक को क्या कहते हैं, एक्टेनाइट। लेंथेनाइड और एक्टेनाइट कहते हैं इसको, याद रखना। कौन नहीं, ये ब्लॉक इन्हीं दोनों कहेंगे, 6 और 7 को कहेंगे ये ब्लॉक, लेंथेनाइट एक्टेनाइट। और 6 तो इधर से इधर जो रेखाएं बनती है ये आवर्त कहलाते हैं, और इधर से इधर जो ऊपर से जो नीचे आते हैं या नीचे से जो ऊपर जाते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, अब हम वर्गों का बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी में वर्गों की विशेषता। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आप नोट करते चले जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो वर्गों की जो विशेषताएं होती है, तो वर्ग की जब बात करेंगे, एक सवाल पूछेंगे फिर से वर्ग की विशेषता। तो वर्ग जब पूछेंगे तो वर्ग बताइए ऊपर से नीचे होगा या बाएं से दाएं होगा? वर्ग क्या बनेगा, ऊपर से नीचे वाला होगा या दाएं से बाएं वाला होगा? ऊपर से नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, और दाएं से बाएं वाले को हम लोग क्या बोलते थे? क्षैतिज रेखा नहीं आवर्त बोलते हैं। अभी तक से तुमको कंफ्यूजन ही रह गया? ऊपर से नीचे जितने भी बनते हैं वो सारे वर्ग कहलाते हैं, और जो बाएं से दाएं जाते हैं उन सबको क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। इन रेखाओं को क्षैतिज कहते हैं, बोलते आवर्त है, और जो ऊपर से नीचे जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, और इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। और वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, आवर्त सारणी के वर्ग की विशेषता है कि किसी एक वर्ग के तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुण जो है समान होते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के लिए जो हमारे पास जो रूल होते हैं, आप इसे देखिएगा पहले, और फिर क्या होता है, घटते जाएंगे 6x2 6pt और 6d पर 10। बात करते हैं फिर 7s2 और 7p पर 6, बस इतने ही होते हैं। हम इसे क्रॉस कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद से जो एरो का चिन्ह दिखा रहे हैं इसका मतलब हुआ कि यहाँ से चलना है, इस एरो के पास जाना है और फिर आपको पीछे चल जाना है, यहाँ से जाकर पीछे आना है, और फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आइएगा तो फिर आपको पीछे जाना है, फिर यहाँ तक जाइएगा तो फिर आपको पीछे जाना है। अर्थात हमें कौन सा रूल मिलता है इस प्रकार, यहाँ से मिलेगा हमें 1s2 2s2 1s2 के बाद 2s2 है, फिर पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 2p6, फिर यहाँ पर आएंगे तो क्या मिलेगा 3s2, और फिर ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 3p पर 6, फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमको 4s2, फिर क्या मिलेगा 3d पर 10, फिर क्या मिलेगा 4p पर 6, फिर क्या मिलेगा 5s2। इतना तो काफ़ी हो गया, और डॉट डॉट के जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये लास्ट बचा, लास्ट में लाइन मिला दीजिएगा। इतना हम लोगों को जाना नहीं है क्योंकि हम 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में हमें 20 तत्व तक ही जानकारी इकट्ठा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तक, ठीक है। कुछ तत्वों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए आप इसे उतारिए, ठीक है। तो बात करते हैं, अब यहाँ पर देख लेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर उतार लीजिएगा इसको। तो अगर आपके सामने इस तरह से सवाल आ जाए, किसी भी एक तत्व की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करेंगे या फिर सोडियम की बात, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे ना। तो हमारे वर्ग क्या होते हैं, ऊपर से नीचे वाले वर्ग होते हैं ना। हम किन्हीं एक वर्ग को उठा लेते हैं, इसी वर्ग को उठाते हैं। तो ऊपर में क्या मिला हमें, हाइड्रोजन, सेकंड में क्या है, लिथियम है ना, सेकंड में लिथियम, तीसरे में सोडियम, चौथे में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्लियर है बात, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्लियर है बात। तो वर्ग के बारे में हम एक चीज और जानेंगे, ये कि वर्ग में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो सभी के बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी संख्या समान होती है, बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। वर्ग में फिर से समझ लेना, वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं सबके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है।
बात जब आ गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो संयोग करने में भाग लेते हैं, जो यानी जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे कहेंगे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जब बनते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बनते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने दो नियम को पालन करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने नियम को पालन करेंगे? दो नियम को। एक को कहते हैं द्वितीयक का नियम यानी डुप्लेट रूल, और एक को कहेंगे 8 का नियम यानी कि अष्टक रूल, ऑक्टेन रूल। दो रूल को फॉलो करेंगे, डुप्लेट रूल और ऑक्टेन रूल। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वह अक्रिय हो जाएगा। या जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वो भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्लियर है बात? समझ गए? बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। लिथियम का कितना होता है? 3। सोडियम का 11। पोटेशियम का 19। हम इतने के बारे में बताएंगे और बाकी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन का 1 मिला, तो हमको कौन सी फार्मूला, इस फार्मूला में बनाना है ना, तो इसे क्या मिलेगा? 1s2 है ना। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 1s2, लेकिन लाना हमें कितना है? 1 ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1s1। बात करेंगे लिथियम का, तो लिथियम के लिए क्या लिखेंगे? पहले रूल में 1s2 और फिर क्या लिखेंगे? 2s2। यहाँ पर 2s2 है ना, तो 2 लगा देंगे तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 ना, लेकिन लाना कितना है हमें? 3। तो यहाँ कितना कर देंगे? 1। बात करते हैं सोडियम के बारे में, तो सोडियम का क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, फिर क्या है? 2p6, फिर उसके बाद में क्या है? 3s2, है ना। काउंट करो, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, लेकिन लाना कितना है? 11। तो अंत वाले को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। बात करते हैं इसको, देखेंगे पोटेशियम का, तो कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर इसमें बाद है 4s2। काउंट करते हैं, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 19 लाना है ना, 1 कर देंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? इसका कितना हो गया? 1। इसका कितना हो गया? डुप्लेट नियम को पालन किया, कितना बच गया? 1। इसका क्या हुआ? 2, 6 और 2 कितने हो गए? 8। कितना मिला? 1। इससे कितने हो जाएंगे? 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। फिर 6 2 कितने हो जाएंगे? 8 और फिर कितने हो गए? 1। तो हमने क्या देखा? इसके भी वैलेंस में कितने आया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके भी वैलेंस में कितना आया? 1। इसके भी 1, और फिर हमारा लास्ट में भी क्या आया? 1 ही आया। तो जब 1 आ गया तो अब हमें इस सीजियम के बारे में और फ्रांसियम के बारे में निकालना होगा। और तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सीजियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 1। और फ्रांसियम के कितने होंगे? 1। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ टॉपिक के बारे में। अभी वर्गों के बारे में और भी बताएंगे हम, और भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन और कोई भी सवाल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।